गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ रंजन, आपका एसएसटी टीचर, फिर एक बार क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के क्रैश कोर्स के पहले भाग में। बच्चों, ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 3 भी हो सकता है, तो आप हड़बड़ाए ना। हमें चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है, इसलिए हम सीधा एक के बाद 3 पे आ जाते हैं। और नई किताब जो हमने ली है उसमें इसका नाम चैप्टर 2 ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 3 है, लेकिन अगर हम अपने कोर्स बुक की बात करें जो हम स्टडी करने वाले हैं विद्यालय की तरफ से, स्कूल की तरफ से हम लोग को अलॉट हुआ है, उसमें ये चैप्टर 2 है। लेकिन आप जो है सीधा हेडिंग से मतलब रखिए, टाइटल देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, हमने इस पर बहुत सारी बातें की हैं, बस मैं आपको कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ। अगर वो बातें आपको समझ में आती हैं तो समझिए कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, आप इस चैप्टर से अवेयर हैं। और अगर नहीं आती है तो अभी आपको एक बार फिर से इस चैप्टर को देखने की ज़रूरत है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा कहा है, क्योंकि ये भारत की बात करता है और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए, मेरे लिए और हम आसपास में जो भी हैं सबके लिए। बोर्ड बहुत छोटा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चीज़ें इस पर आएंगी नहीं, इसलिए मैंने पीडीएफ का सहारा लिया है। आपको ये पीडीएफ मिलेगा, इस पीडीएफ को देखिए, समझिए और उसके बाद जो है अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए। अब जब नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं तो नेशनलिज्म इन इंडिया की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है। इंडिया के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर अंग्रेजी लोग सेना में जमा कर लेते हैं, सेना बना के उनको लड़ाई में भेजते हैं। ये चीज़ मैंने कहा था। इधर 1915 आ जाता है, हमारे देश में महात्मा गांधी जी का आगमन होने वाला है। इसके बाद 1916 के समय में हमारे यहाँ महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह करते हैं, और ये चंपारण में 1916 में रामचंद्र शुक्ल साहब के बुलावे पे वो बिहार के चंपारण में जाते हैं, जहाँ तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ वो बात करते हैं। अब ये तीन कठिया क्या है आपको समझना है, आपने पीछे के वीडियोस में देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं हम सर। अगले साल 1970 में खेड़ा जाते हैं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। वहाँ पे भी जो है जो प्रॉब्लम है किसानों की, लगान माफ़ करने की बात है, उस पर बात होती है। और उसके अगले साल 1918 में फिर ये अहमदाबाद मिल वर्कर्स के पास जाते हैं, जहाँ वेजेस कम हो जाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए उनके साथ ये खड़े होते हैं। महात्मा गांधी जी बहुत पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी, इनके चक्कर में सारा भारत इन पे भरोसा करता है, इनके साथ जुड़ता है, और वो इतने अच्छे निकलते हैं कि आज भी वो भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ये तो बात हुई कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह 1916, 17, 18 तक चलता रहा। लेकिन उसी समय हमारे देश में एपिडेमिक आया, फेमाइन आया, और ये जो फेमाइन आया 1918 से लेकर 1921 तक रहा। यानी एक तो हम अंग्रेज़ों से परेशान थे, दूसरी परेशानी एपिडेमिक या फेमाइन से थी। हमारे यहाँ जो सुखाड़ या बाढ़, ऐसी स्थितियों से जो हमारे क्रॉप थे वो क्रॉप फेल हो जाते थे, और पहले इनकम का एक ही तरीका था, वो था क्रॉप। तो सब मिला जुलाकर भारत जो है बहुत लॉस में था, भारत के लोग लॉस में थे। 1918, 1919, 1920, 1921 4 साल किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और उसी समय 1999 में 1919 में पहली बार रॉलेट एक्ट का आना हुआ। अब रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये आता है। इसको ब्लैक बिल भी कहा जाता है या ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट आने के बाद उसी साल 13 अप्रैल को उसी साल जालियांवाला बाग हुआ, जो कि अमृतसर शहर में था। और जालियांवाला बाग में कितने लोग मरे, कितने सीधे साधे इनोसेंट पीपल मरे, आपको पता है। और इसके बाद तो जैसे भारत जल उठा। भारत के लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, उनको अब नहीं लग रहा था कि वो जिंदा रह पाएंगे, अंग्रेज कब उनको किस तरह से मार देंगे, ये समझ के परे था। हर इंसान डरा हुआ था, चाहे वो कोई भी भारतवासी था, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर डरा हुआ था। तो अभी ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, एक रॉलेट एक्ट और दूसरा आपका जो है जालियांवाला बाग। इसके बाद जो है हमारे इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया। जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने जो है महात्मा गांधी साहब के साथ आने का बल बनाया। उन्होंने टर्की, जो तुर्की के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे खलीफा के पोस्ट को ख़त्म करने के चलते वो जो गुस्सा था, उस गुस्से को जो है उन्होंने भुनाया, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट शुरू किया। और बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने चलाया, जो बहुत हद तक सफल रहा, उसमें इसको इन्होंने मर्ज करने का काम किया।
ये सभी चीज़ें बहुत ज़ोरों से थी, चल ही रही थी, लेकिन तभी हमने देखा कि हमारे देश में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टॉप हुआ उसके पीछे कुछ और भी रीजन थे, क्योंकि ये मूवमेंट जो था वो वायलेंट होता जा रहा था। महात्मा गांधी की एक ही लाइन थी कि हमें नॉन वायलेंसी के साथ चलना है। और इसके बाद 1922 में मोतीलाल नेहरू और CR दास साहब ने जो पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, इस पार्टी ने भी काम करना शुरू कर दिया। इसमें जो है बहुत सारे नए लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जुड़ रहे थे। ये पार्टी थोड़ी मजबूत हो रही थी। कांग्रेस के लगातार सेशंस हो रहे थे, कहीं ना कहीं गांधी जी भी उसके एक मेंबर बने हुए थे, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें। हर जगह हर सेशन में बातें उठ रही थी। तब जाके जो है भारत के लोगों में यूनिटी आने लगी, और इस यूनिटी को, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के को बड़ा हो जाने के चलते अंग्रेजी पार्लियामेंट ने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसने कमीशन इंडिया में भेजा, जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में 7 लोग थे, 7 लोगों में जो है एक भी इंडियन नहीं था। इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया, और मैंने कहा कि लाला लाजपत राय की मौत हो गई। उनको जो है इतना पीटा गया कि उनके सर से खून निकलते निकलते उनकी मौत हो गई। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, लेकिन उन्होंने जो है जो रिपोर्ट सबमिट की वो बहुत गलत था। उसमें उन्होंने कहा कि इंडियंस आर सो अनएजुकेटेड अनस्किल्ड दैट दे कैन नॉट मेक देयर ड्राफ्ट ओनली, कि भाई इंडियंस को छोड़ा नहीं जा सकता, इनको आज़ाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने देश को चलाने के लायक नहीं है। बाद में महात्मा गांधी साहब ने फिर जो है सॉल्ट मार्च करने के लिए, डांडी मार्च करने के लिए सोचा, क्योंकि सॉल्ट पे जो है बैन आया। और इस सॉल्ट मार्च में उन्होंने जो है अपने फॉलोअर्स के साथ कई दिनों तक लगातार चलकर डांडी पहुंचने का काम किया, और वहाँ पे इन्होंने नमक बनाया। गांधी जी का नमक बनाना, फॉर्म करना और नमक फॉर्म करते ही अंग्रेजी सरकार का उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेना जो उनके साथ थे, और यहीं से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो महात्मा गांधी साहब को लॉर्ड इरविन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनका एक प्रपोजल मिला। उस प्रपोजल में उनको कहा गया कि आप जो है इस मूवमेंट को वापस ले लें, मैं बदले में सभी प्रिजनर्स को छोड़ दूंगा, और सबके साथ आप जो है इंग्लैंड चले जाइए और पार्लियामेंट में अपनी बात रखिए। गांधी जी मान जाते हैं, सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है, और गांधी जी फिर इंग्लैंड चले जाते हैं। अब आपका काम क्या है बच्चों, कि जितनी बातें मैंने कही है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं, अगले वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। आपका काम है कि यहाँ तक में जो जो टॉपिक मैंने बोला है उस टॉपिक को आप समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उस टॉपिक के बारे में लिखें या अपने घर में बातें करें। कोई भैया हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, या कोई भाई बहन ऐसे हैं जो इसको जानते हो, उनके साथ बातें करें और इस पर एक अच्छा नोट्स बनाएं। बच्चों, ये जितनी भी बातें हैं ये हमें हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की बात है, ये मॉडर्न इंडिया की बात है। देश में आज़ादी में कौन कौन से कारनामे हुए, कौन कौन सी चीज़ें हुई, इसको जानना सभी का काम है। तो इसलिए इस चैप्टर के बारे में जो है अच्छा नॉलेज गेन करें। इसके बाद की बात हम अगले वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।